तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम सीखते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम का क्या कहना है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं ABC में एक रेखा DE दिया हुआ है। इसका कहना है ये DE रेखा ये दोनों भुजा AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD/DB बराबर AE/EC। तो हमको सिद्ध करना है कि DE जो है BC के समांतर है। अब यहाँ इसको कैसे सिद्ध करेंगे। अगर हम लोग मान लेते हैं DE BC के समांतर है, तब तो मान ही लिए, तब तो सिद्ध क्या करना है, हमको कुछ नहीं सिद्ध कर पाएंगे। हमको सिद्ध करने के लिए उल्टा मानना पड़ता है। जैसे आपको किसी वस्तु को सिद्ध करना है कि यह एक कलम है, हम मान लेंगे कि यह कलम नहीं है, तो कलम का जो गुण है उसको हम लोग दिखाएंगे। जैसे कलम का गुण होता है छात्र के पास रहना, छात्र उससे लिखते हैं। जब हम लोग मान लेंगे कि कलम ये नहीं है, तब वो छात्र के पास नहीं होगा, उससे छात्र नहीं लिखेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं वो छात्र के पास ही रहता है, इसलिए वो एक कलम है। अतः किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए उसको उल्टा माना जाता है। यह मान लिया कि ऐसा नहीं है, तो हम लोग भी उसी सिद्धांत का प्रयोग करेंगे कि मान लेंगे DE BC के समांतर नहीं है। इससे पहले हम लोग देखते हैं इसमें किस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे और कौन सा प्रमेय का उपयोग किया गया है। इसमें एक 9 क्लास और 8 दोनों का प्रमेय है। उस प्रमेय का कहना है यदि किसी रेखा के बाहर कोई बिंदु लिया जाए, मान लेते हैं कि AB एक रेखा है, इसके बाहर में P कोई बिंदु है, तो इस रेखा के बाहर कोई P बिंदु लिए हैं, तो इस P बिंदु से होकर एक रेखा अवश्य होगी जो इस AB के समांतर होगी, एक रेखा केवल होगी। जैसे मान लेते हैं हम लोग इससे होके जाने वाला RS एक रेखा है जो इसके समांतर है, AB के समांतर है। ओके फ्रेंड्स, अब यदि हम लोग मान लेते हैं RS AB के समांतर नहीं है, तो हमने पहले ही बताया था कि किसी रेखा के बाहर कोई बिंदु दिया हुआ है तो उससे एक रेखा अवश्य होगी जो इस रेखा के समांतर होगी। इस P बिंदु से होकर भी जाने वाला एक रेखा अवश्य होगी जो इस AB के समांतर होगी। तो ये कोई दूसरी रेखा होगी, जैसे इसको मान लेते हैं EF। अब अगर हम लोग मान लें EF भी AB के समांतर नहीं है, तो कोई ना कोई रेखा अवश्य होगी जो इसके समांतर होगी। तो कोई अन्य रेखा खींचेंगे जो इसके समांतर होगी AB के, अर्थात एक रेखा अवश्य होगा जो AB के समांतर होगा। तो इसी चीज़ का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे कि DE को मान लेंगे BC के समांतर नहीं है, तब D से होकर जाने वाला एक रेखा अवश्य होगा जो BC के समांतर होगा। तो मान लिए ये रेखा DE डैश है जो BC के समांतर है। DE डैश जो है BC के समांतर है। ऐसा हम लोगों को रचना करना पड़ेगा इसको सिद्ध करने के लिए। अब आगे देखते हैं कैसे बनेगा। पहले विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे हम लोग। विशेष प्रतिज्ञा जो हम लोगों को दिया हुआ है उसके बारे में हमको लिखना है। हमको दिया क्या है, ABC एक त्रिभुज है, लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक रेखा DE दिया है जो AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात
ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। ये हमको पहले से ही दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी। ये हमारा विशेष प्रतिज्ञा हो गया। अब दूसरा भाग जो आता है रचना। रचना में जो अभी बताया वही लिखना है कि माना कि डी ई बी सी के समांतर नहीं है, माना कि डी ई बी सी के समांतर नहीं है, तब बिंदु डी से होकर जाने वाली एक रेखा अवश्य होगी, एक रेखा अवश्य होगी जो BC के समांतर होगी। माना कि यह DE डैश है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोगों को उपपत्ति में जाना है। उपपत्ति में हम लोगों को क्या लिखना है? तो इसमें हमको दिया हुआ है पहले से ही कि डी एक रेखा है जो AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहां लिखेंगे डी AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये पहले से दिया हुआ है, इसलिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हमको पहले से दिया है, इसलिए यहां लिखेंगे दिया है। फर्स्ट में अब हम लोगों ने DE BC के समांतर रचना किया है। तो हम लोगों ने पहले परिमेय में पढ़ा था, परिमेय 6.1 अर्थात थेल्स परिमेय में, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर भुजा खींची जाए, वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। हम लोगों ने DE समांतर BC के खींचा है, सॉरी DE डैश समांतर BC के खींचा है, इसलिए AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE डैश बटे E डैश C। ये थेल्स परिमेय से होगा। तो उसी को यहां लिखेंगे, त्रिभुज ABC में DE डैश समांतर BC, चूंकि DE डैश समांतर BC। ऐसा कैसे हुआ? रचना से। इसलिए इस पे थेल्स परिमेय लागू करेंगे, इसलिए थेल्स परिमेय से AD बटे DB बराबर AE डैश बटे E डैश C। ये सेकेंड समीकरण है। अब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड का तुलना करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड की तुलना करने पर हम लोग क्या पाते हैं? इसका बायां भाग आपस में बराबर है, तो दायां भाग भी आपस में बराबर हो जाएगा। जब दो समीकरण का दायां भाग बराबर रहे तो बायां भी बराबर होता है, और बायां भाग आपस में बराबर रहे दायां भी बराबर रहता है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से AE बटे EC बराबर AE डैश बटे E डैश C।
अब इसमें हम लोग दोनों पक्ष में, बायां पक्ष और दायां पक्ष अर्थात LHS और RHS में एक जोड़ते हैं। एक जोड़ने से हमको क्या होगा, या तो ऊपर वाला बराबर हो जाएगा या तो नीचे वाला बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ एक जोड़ने पर AE बटे EC प्लस 1 बराबर AE डैश बटे E डैश C, या यहाँ 1 के नीचे हम 1 भी डाल सकते हैं, यहाँ भी 1 के नीचे 1 डाल सकते हैं। इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे हम लोग। भिन्न का जोड़ बनाने के लिए यदि लघुत्तम निकालने में दिक्कत होता रहे, यहाँ डायरेक्ट हर को गुना कर देंगे हम लोग। इसी गुना 1 से जिसमें भी गुना करते हैं वही लिखाता है। 1 से इसी में गुना कर रहे हैं इसलिए इसी लिखा जाएगा। अब इसी से इसी में भाग देंगे। जब अपने से भाग दिया जाता है तो भागफल 1 आता है। इसका भागफल 1 हो जाएगा। 1 से ऊपर वाले में गुना किया जाता है, 1 गुना AE। 1 से जिसमें भी गुना करते हैं वही लिखाता है। 1 से चूंकि हम लोग AE में गुना कर रहे हैं इसलिए यहाँ AE लिखा है, प्लस 1 से पुनः इसी में भाग देंगे। 1 से जिस भी चीज़ में भाग देते हैं भागफल भी वही आता है। 1 से इसी में भाग दे रहे हैं इसलिए भागफल इसी होगा। इसी से 1 में गुना करेंगे तो इसी ही लिखाएगा, बराबर इस दोनों का लघुत्तम E डैश C, दोनों को गुना कर दिए। E डैश C गुना 1 E डैश C। E डैश C से E डैश C में भाग देंगे तो भागफल 1 मिलेगा हमको। 1 गुना AE डैश, तो AE डैश होगा, प्लस 1 से E डैश C में भाग दीजिए तो भागफल E डैश C आएगा, और E डैश C से गुना कीजिए 1 में E डैश C मिलेगा। या अब यहाँ हम लोग चित्र में देखते हैं AE प्लस EC। AE इतना बड़ा है और EC इतना बड़ा है, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा AC में बदल जाएगा। यहाँ ऊपर में हम लोग लिख सकते हैं AC बटे EC बराबर AE डैश प्लस E डैश C। AE डैश यहाँ से यहाँ तक है और E डैश C यहाँ से यहाँ तक है। जब दोनों को जोड़िएगा तो AC में ये बदल जाएगा, AC बटे E डैश C। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ ऊपर वाला भाग दोनों का बराबर हो गया। इसको आप सीधे भी कटा सकते हैं। समीकरण के दोनों तरफ में यदि एक ही जगह का दो चीज़ सेम रहता है तो वो अपने आप कट जाता है। या तो आप इसको सीधे कटा दीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा पहले गुना करेंगे। या AC गुना E डैश C, AC गुना E डैश C बराबर इधर हो जाएगा EC गुना AC। अब AC गुना में है बीच में, उधर भाग में बदल जाएगा E डैश C। गुना भाग में बदलता है दूसरे तरफ जाने पे, भाग गुना में और प्लस माइनस में और माइनस प्लस में। अब यहाँ आया जिसको हटाना है, हटाना AC को है, बचेगा EC। इसके बीच में चिन्ह देखना है, गुणों का चिन्ह है इसलिए इधर भाग में बदल जाएगा। तो EC गुना AC, AC यहाँ गुना में था तो AC से भाग हो गया, AC AC कट गया। या E डैश C बराबर EC। अब यहाँ ये दोनों बराबर हो गया E डैश C। अब आप देखिए E डैश C कितना है, यहाँ से यहाँ तक है, और EC कितना है, इतना सा ही है। अब आप खुद सोच के देखिए कि क्या ये दोनों बराबर हो सकता है। आप सोच चुके होंगे ये दोनों कभी बराबर नहीं होगा। ये तब ही बराबर हो सकता है जब E डैश को हम लोग पहुँचा दें E पे, तब ये EC और E डैश C दोनों बराबर हो जाएगा। अर्थात E डैश ही बन जाएगा E। जैसे ही E डैश E बनेगा तो ये D डैश बदल जाएगा DE में। तो हम लोगों ने DE समांतर खींचा है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये DE बदल गया तो DE समांतर हो गया BC के। लिखेंगे यह तभी संभव है जब E डैश स्वयं E में बदल जाए
अर्थात DE डैश DE बन जाए। जब DE डैश D बन जाएगा तो DE डैश हम लोगों ने समांतर खींचा था BC के, तो DE समांतर अपने आप BC के हो गया, इसलिए DE समांतर BC। धन्यवाद, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रमेय के साथ।